Hey guys, I welcome you all to GSN Law। 1 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये वीडियो एडवोकेट्स, सीए, सीएस और इन सभी प्रोफेशन से जुड़े स्टूडेंट्स के लिए भी है। और अगर आप यूपीएससी, पीएससी, जुडिशरी या फिर किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आपको ये वीडियो जरूर देखना चाहिए। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जुड़ सकते हैं और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कोरा पे पूछ सकते हैं। बात करें आज के टॉपिक्स की तो सबसे पहले पॉलिटी में हम देखेंगे जो 3 नए लेबर कोड्स आए हैं उनको। इंटरनेशनल लॉ एंड रिलेशंस में आज हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के बारे में जानेंगे। इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन में हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को देखेंगे जिसमें एनलैट को क्वैश कर दिया गया है। इसके बाद कॉर्पोरेट लॉ में दिल्ली हाई कोर्ट के उस जजमेंट को देखेंगे जिसमें इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के बारे में बात की गई है। एंड लास्टली क्रिमिनल लॉ में हमारा टॉपिक होगा ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब देखिए, जैसे जीएसटी ने वेरियस डिफरेंट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है, वैसे ही बहुत समय से गवर्नमेंट के एजेंडे में जो लगभग 44 डिफरेंट लॉज हैं रिलेटेड टू लेबर एंड इंडस्ट्रीज, उनको भी सरकार रिप्लेस करना चाहती थी। इसी साल की शुरुआत में सरकार की तरफ से प्रपोजल ये आया था कि 44 लेबर लॉज को 4 लेबर कोड्स से रिप्लेस किया जाएगा और अब इस मॉनसून सेशन में 3 लेबर कोड्स को पास कर दिया गया है। इनमें सबसे पहले है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड बिल 2020। अब देखिए, एक मेजर एक्ट हुआ करता था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, उसको यहाँ पर रिप्लेस करके इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड लाया गया है। और देखिए, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि 2019 के यूपीएससी प्री में स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट के अमेंडमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आया था। स्टैंडिंग ऑर्डर्स को भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड में ही कवर कर लिया गया है, तो ये टॉपिक आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी बिल 2020 एंड लास्टली ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड। अब एक एक करके हम देखते हैं कि इन सारे कोड्स में क्या क्या मेजर प्रपोजल्स रखे गए हैं। सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड की बात करें तो लेबर लॉ में स्ट्राइक्स का काफी बड़ा मुद्दा है और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में भी स्ट्राइक से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए थे। अब देखिए, इंडियन पॉलिटिक्स में जो कम्युनिस्ट या फिर वामपंथी हैं, उनकी ग्राउंड लेवल की पॉलिटिक्स ट्रेड यूनियंस पे बेस्ड है और बहुत बार ट्रेड यूनियंस की राजनीति की वजह से भी फैक्ट्रीज में स्ट्राइक्स हो जाती हैं। अब ये बिल वर्कर्स की राइट टू स्ट्राइक को पूरी तरीके से अबॉलिश नहीं कर देगा, बट उस पे सर्टेन कंडीशंस लगा देगा ताकि ऐसी स्ट्राइक्स रेस्ट्रिक्ट हो जाएं और प्रोलॉन्ग पीरियड्स के लिए इंडस्ट्री ठप न पड़ जाए। अब देखिए, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में या फिर हम कहें किसी भी डिस्प्यूट में 3 तरह से पार्टीज एक दूसरे से नेगोशिएशंस करती हैं। एक तो है एडजुडिकेशन, यानी कि एक कोर्ट के थ्रू डिस्प्यूट को रिजॉल्व करना। इसके बाद आता है आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन में आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट किया जाता है, जिसमें आर्बिट्रेशन की कंडीशंस प्री डिफाइंड होती हैं, मतलब कि नंबर ऑफ आर्बिट्रेटर्स, प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन एटसेट्रा। फिर लास्ट में होता है कंसिलिएशन। अब देखिए, कंसिलिएशन एक तरीके का मीडिएशन होता है। आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के बीच में डिफरेंस की बात करें तो कंसिलिएशन में पार्टीज नेगोशिएशंस करके एक कॉमन ग्राउंड पे पहुंचने की कोशिश करती हैं, जबकि आर्बिट्रेशन में जो आर्बिट्रेटर्स पार्टीज के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, उनका कलेक्टिव डिसीजन दोनों ही पार्टीज को बाउंड करता है। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की बात करें तो अभी तक लीगल स्ट्राइक के टाइम पीरियड में टाइम पीरियड ऑफ कंसिलिएशन भी शामिल होता था, यानी कि जब मैनेजमेंट और वर्कर्स आपस में नेगोशिएशंस करते थे किसी भी मुद्दे पर, तो उतने टाइम पीरियड को भी स्ट्राइक में काउंट किया जाता था। बट अब जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स का पीरियड होगा, यानी कि किसी केस में अगर कंसिलिएशन के बजाय आर्बिट्रेशन में जाते हैं तो आर्बिट्रेशन के टाइम पीरियड को भी स्ट्राइक में काउंट किया जाएगा। बात करें सोशल सिक्योरिटी कोड की तो इसके अंतर्गत एक नेशनल सोशल सिक्योरिटी बोर्ड बनाया जाएगा जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करेगा फॉर फॉर्मुलेटिंग सुटेबल स्कीम फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स, गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स। इसके अलावा यहाँ पे गिग वर्कर्स यानी कि ऐसे वर्कर्स जिनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर टास्क के लिए हायर किया जाता है, उनके जो एग्रीगेटर्स होंगे, यानी कि ऐसे लोग जो कि गिग वर्कर्स को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराते हैं, उनको 1 से 2% अपने एनुअल टर्नओवर का सोशल सिक्योरिटी के लिए अलग करना होगा। यहाँ पर सरकार का ऑब्जेक्टिव ये है कि गिग वर्कर्स को भी सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड कराई जाए। अब लास्ट में ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस की बात करें तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव
इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को सहूलियत प्रोवाइड करना है, क्योंकि कोविड-19 के समय पर जैसा हमने देखा कि माइग्रेंट वर्कर्स को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा, वैसा आने वाले समय में ना हो। और इसी के अंतर्गत सबसे पहले इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को डिफाइन किया गया है। इसमें ऐसे वर्कर्स आते हैं जिनको एम्प्लॉयमेंट किसी और स्टेट में मिला हो और वो 18,000 रुपए पर मंथ तक की वेजेस ड्रॉ कर रहे हों। ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि अभी तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट ही डिफाइंड था और इसी के अंतर्गत इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कर्स आ जाते थे, बट अब ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा पहले टेम्पररी एकोमोडेशन प्रोवाइड करने का प्रोविजन था, लेकिन अब इसको ड्रॉप कर दिया गया है। अब ये देखने वाली बात होगी कि टेम्पररी एकोमोडेशन अगर ड्रॉप किया गया है तो क्या जो एम्प्लॉयर्स हैं वो वर्कर्स की वेजेस को बढ़ाते हैं। अच्छा, इस कोड में जर्नी अलाउंस नाम का एक लंप सम अमाउंट प्रपोज किया गया है जो कि एम्प्लॉयर के द्वारा किसी भी वर्कर को दिया जाएगा फॉर हिज जर्नी टू हिज नेटिव प्लेस एंड बैक। अब देखिए, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के टॉपिक को हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में इसलिए रखा है क्योंकि इससे आपको पता चलेगा दैट हाउ इंडिया यूटिलाइज्ड टिबेटन एक्साइल्स फॉर काउंटरिंग चाइना। हाल ही में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स तब न्यूज में आई जब उसके एक सोल्जर नियमा तेंजिन की मृत्यु हो गई। अब देखिए, 1962 की इंडो चाइना वॉर के बाद इंडिया के इंटेलिजेंस ब्यूरो ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की स्थापना की थी। अब यहाँ पर हमारे लिए तिब्बत का बैकग्राउंड जानना जरूरी है। अब देखिए, चाइना में गृह युद्ध के समय पर माओ के अंडर में कम्युनिस्ट जीत रहे थे एंड बीइंग एंटी रिलीजन दे डिस्ट्रॉयड वेरियस मोनेस्ट्रीज ऑल अराउंड चाइना। यहाँ तक कि जिस शाओलिन मोनेस्ट्री की आप बातें सुनते हैं इन वेरियस चाइनीज मूवीज, वो भी कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा डिस्ट्रॉय कर दी गई थी। ये वॉर कम्युनिस्ट पार्टी और तत्कालीन चाइना की गवर्नमेंट के बीच में हुई थी और 1950 में चाइनीज सिविल वॉर का एंड हो गया था। हाउएवर, इन दी लास्ट इयर्स कम्युनिस्ट पार्टी अंडर माओ तिब्बत पे भी अटैक्स कर रही थी। अब देखिए, आज भी तिब्बत एक ऑटोनॉमस रीजन है और यही चीज 1950 के दौर में भी फॉलो होती थी, बट इस रीजन का जो रिलीजन था और कस्टम्स थे वो बुद्धिज्म से रिलेटेड थे एंड दे वर बीइंग सप्रेस्ड बाय कम्युनिस्ट फोर्सेस। अब 1950 में जब चाइना की सिविल वॉर फाइनली खत्म हुई तो उसके पहले 1949 में तिब्बत और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट हो गया था रिगार्डिंग सेपरेशन ऑफ पावर्स। हाउएवर, इसके 10 साल बाद यानी कि 1959 में चाइना ने फिर से एक बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी अपनानी शुरू कर दी, ड्यू टू विच दलाई लामा एंड मेनी ऑफ हिज फॉलोअर्स केम टू इंडिया। अब 1959 से 1962 तक हमने तिब्बत के लोगों को अपने यहाँ शरण तो दी, बट हमने उन्हें चाइना को काउंटर करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया था। हाउएवर, ये चीज 1962 की वॉर के बाद बदल गई और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर हमने तिब्बतन एग्जाइल्स और गोरखास को रिक्रूट किया एंड दे वर इनिशियली नोन एज एस्टैब्लिशमेंट 22। उस समय पर इनका टास्क मेनली कोवर्ट ऑपरेशंस कंडक्ट करना था इनसाइड तिब्बत। अब देखिए, प्रेजेंटली स्पेशल फ्रंटियर फोर्स कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के अंडर में आती है और इनकी यूनिट्स को हम विकास बटालियन भी कहते हैं। अब किसी भी विकास बटालियन का जो हेड होता है ही और शी इज इक्विवेलेंट टू द रैंक ऑफ मेजर जनरल इन इंडियन आर्मी, बट इनको हम इंस्पेक्टर जनरल कहते हैं। अब देखिए, तिब्बत के अलावा 1971 की बांग्लादेश लिबरेशन वॉर में भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने पार्टिसिपेट किया था इन ऑपरेशन ईगल विद एन ऑब्जेक्टिव टू न्यूट्रलाइज पाकिस्तानी आर्मी। अब देखिए, ट्रेंड पैराशूटिस्ट होने की वजह से स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के ट्रूप्स को एयर ड्रॉप किया गया था इन बांग्लादेश विद एन ऑब्जेक्टिव टू डिस्ट्रॉय पाकिस्तानी आर्मीज लाइन ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अलावा बांग्लादेश और बर्मा के बॉर्डर पे भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को तैनात किया गया था ताकि पाकिस्तानी आर्मी म्यांमार के रास्ते के थ्रू ना चली जाए। इसके अलावा ऑपरेशन ब्लू स्टार जो कि गोल्डन टेम्पल में हुआ था, उसमें भी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स का इस्तेमाल किया गया था। साथ ही साथ कारगिल कॉन्फ्लिक्ट के अलावा वेरियस काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस में इनका इस्तेमाल किया गया है, बट द डिटेल्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज ऑपरेशंस आर क्लासिफाइड, यानी कि ये पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। अब हाल ही में 21/9/2020 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 3 जज बेंच ने NLSIU के द्वारा जो अलग से NLAT एग्जाम कराया जा रहा था उसको क्वैश कर दिया है और ये कहा है
कि NLSIU बैंगलोर में जो भी एडमिशंस होंगे वो सारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज के साथ क्लैट 2020 के अंतर्गत होंगे। केस का नाम याद रखिएगा, राकेश कुमार अग्रवाल वर्सेस नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बैंगलोर। केस के ब्रीफ फैक्ट्स की बात करें तो 3/9/2020 को यूनिवर्सिटी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसमें सेपरेट एग्जाम कंडक्ट करने की बात की गई थी बिकॉज ऑफ अनफॉर्सीन डिफिकल्टीज एंड डिलेज सराउंडिंग क्लैट 2020। अब दिक्कत इस बात की थी कि NLSIU ट्राइमेस्टर सिस्टम फॉलो करता था, यानी कि एक ईयर में 3 सेमेस्टर का सिस्टम था और हर टर्म 90 डेज के ड्यूरेशन में डिवाइडेड था और साथ ही साथ हर टर्म में 60 आवर्स क्लासरूम के होने चाहिए थे। यूनिवर्सिटी का कहना था कि सितंबर के एंड तक अगर उन्होंने एडमिशन का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो वो अपने इस एकेडमिक सेशन में ट्राइमेस्टर्स नहीं कंडक्ट कर पाएंगे और ऐसे में उनको ये एकेडमिक ईयर 0 ईयर घोषित करना पड़ेगा। अब यहाँ पर कोर्ट के सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन भी था कि क्या जो ऑनलाइन होम प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन है वो आर्टिकल 14 के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट जाता है। अब देखिए, जितने बच्चों ने अप्लाई किया था उसमें से लगभग 1500 बच्चे ऐसे थे जो कि एग्जामिनेशन में अपीयर नहीं हो पाए और इसके अलावा भी कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी रहे होंगे जो कि यूनिवर्सिटी के एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई करना चाहते होंगे, लेकिन बहुत ही शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मिला स्टूडेंट्स को और साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स भी थीं जो कि यूनिवर्सिटी के द्वारा मांगी गई थीं। ऐसे में एक लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस एग्जामिनेशन में पार्ट नहीं ले पाए एंड हेंस NLAT इज वायलेटिव ऑफ राइट्स अंडर आर्टिकल 14 जो की बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। कुल मिला के कोर्ट ने एडमिशन के लिए जो नोटिस जारी की गई थी और जो प्रेस रिलीज थी उसको क्वैश कर दिया। साथ ही साथ ये भी कहा कि क्लैट 2020 जो कि 28/9/2020 को हो चुका है उसके लिए वेरियस प्रिकॉशंस लिए जाएंगे और जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रिकमेंड किए गए हैं उनको यहाँ पे फॉलो किया जाएगा। साथ ही साथ क्लैट 2020 का जो एडमिशन प्रोसेस है उसको जल्द से जल्द कंप्लीट करवाना चाहिए ताकि NLSIU और वेरियस अदर यूनिवर्सिटीज मिड अक्टूबर तक अपने कोर्स को स्टार्ट कर दें। कुल मिला के NLSIU का जो एडमिशन प्रोसेस है वो क्लैट 2020 के अंतर्गत ही कंप्लीट किया जाएगा। अब 18/9/2020 को दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स में रिट जुरिसडिक्शन और एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस की एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बात की है। केस का नाम था PTI एम्प्लॉय यूनियन वर्सेस प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के वेरियस प्रिंसिपल्स को इवैल्यूएट किया है रिगार्डिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। बात करें पिटीशन की तो यहाँ पर PTI एम्प्लॉयज के ट्रेड यूनियन ने 297 एम्प्लॉयज के रिट्रेंचमेंट को चैलेंज किया था। यहाँ पर पिटिशनर्स का कहना था कि परमानेंट और रेगुलर वर्कर्स को रिट्रेंच कर दिया गया है, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स थे उनको PTI के द्वारा रिटेन कर लिया गया है और ये चीज प्रिंसिपल ऑफ लास्ट कम फर्स्ट गो के अगेंस्ट है, यानी कि जो बाद में आया है उसको पहले जाना चाहिए। इसके अलावा पिटिशनर्स ने इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के वेरियस प्रोविजंस का भी हवाला दिया। कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के यूपी स्टेट ब्रिज कॉर्पोरेशन वर्सेस यूपी राज्य सेतु निगम कर्मचारी संघ 2004 को भी साइट किया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि हाई कोर्ट ने एक एरर कर दिया बाय एंटरटेनिंग रिट पिटीशन, क्योंकि इस केस में जो डिस्प्यूट था इट हैज बीन कवर्ड अंडर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और यूपी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट 1947 और इस रिट पिटीशन में जो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस सॉर्ट किए गए हैं वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के द्वारा ही क्रिएटेड हैं और इसलिए ऐसे केस में रिट जुरिसडिक्शन इन्वोक नहीं किया जा सकता। इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने प्रेजेंट केस में रिट को अलाउ करने से मना कर दिया और ये कहा कि अगर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स के केस में कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हैं तो उनको शुरुआत में ही साइनॉप्सिस और ओपनिंग पैराज में ही डिस्क्लोज करना होगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो रजिस्ट्री है हाई कोर्ट की उसको ऐसी रिट पिटीशन को रिटर्न कर देना होगा साइटिंग इट्स ऑब्जेक्शंस। हाल ही में दिल्ली पुलिस ने एक स्ट्रैटेजिक अफेयर्स एनालिस्ट और 2 अन्य लोगों को अरेस्ट किया है अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। अब जो 2 अन्य लोग हैं इनमें से एक 30 साल की चाइनीज महिला है और एक नेपाल की भी महिला है।
यहाँ पर पुलिस का कहना है कि जो राजीव शर्मा हैं, उन्होंने इन दोनों लोगों के थ्रू इंडियन ट्रूप्स के डिप्लॉयमेंट की जानकारी चाइनीज इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को पास ऑन की है। और जो 2 अन्य लोग अरेस्ट किए गए हैं, उनको इसलिए भी अरेस्ट किया गया है क्योंकि इन दोनों लोगों ने राजीव शर्मा को काफी सारा पैसा दिया था थ्रू हवाला चैनल्स। अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के ओरिजिन की बात करें तो ये ब्रिटिशर्स के समय पर ही आ गया था और ओरिजिनली ये 1889 में आया था एंड इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू सप्रेस द न्यूज़पेपर्स, जो कि पूरे देश भर में कई लैंग्वेजेस में आ रहे थे। इसके बाद लॉर्ड कर्जन के टेन्योर के समय इस एक्ट को अमेंड किया गया और काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट बना दिया गया। हाउएवर, इसका नोटिफिकेशन 1923 में हुआ और जो 1923 का एक्ट था, इट वाज एक्सटेंडेड to all the matters of secrecy and confidentiality of governance। अब इस एक्ट के अंतर्गत 2 मेजर ऑफेंसेस कवर किए जाते हैं। पहला है स्पाइंग और एस्पियोनाज, जो कि सेक्शन 3 में दिया गया है, और दूसरा है डिस्क्लोजर ऑफ अदर सीक्रेट इंफॉर्मेशन, जो कि सेक्शन 5 में दिया गया है। अब इस सीक्रेट इंफॉर्मेशन में ऑफिशियल कोड, पासवर्ड, स्केच, प्लान, मॉडल एटसेट्रा कवर हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बता दूं कि सेक्शन 5 के अंतर्गत जो पर्सन इंफॉर्मेशन दे रहा है और जो पर्सन इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, दोनों लोगों को ही पनिश किया जा सकता है। अब देखिए, कोई डॉक्यूमेंट सीक्रेट डॉक्यूमेंट है या फिर नहीं, इसको 1994 के मैनुअल ऑफ डिपार्टमेंटल सिक्योरिटी इंस्ट्रक्शंस के द्वारा किया जाता है, ना कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के द्वारा। ऐसे में दिक्कत इस बात की आती है कि सीक्रेट डॉक्यूमेंट क्या है, ये भी ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है और ऐसे में गवर्नमेंट को डिस्क्रिशनरी पावर्स दी गई हैं फॉर डिसाइडिंग विच डॉक्यूमेंट कैन बी कॉल्ड अ सीक्रेट डॉक्यूमेंट। अब ऐसे में 2 लॉज के बीच में कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन आ जाती है, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट और राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। ओएसए की केसेस की बात करें तो सबसे फेमस केस कुमार नारायण केस है 1985 का, जिसमें पीएमओ और राष्ट्रपति भवन के 12 फॉर्मर स्टाफ को 10 साल की सजा सुनाई गई थी इन 2002 जजमेंट। यहाँ पर ये सभी लोग गिल्टी पाए गए थे फॉर एंटरिंग इनटू अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी और इन लोगों ने काफी सारी इंफॉर्मेशन फ्रेंच, पॉलिश और जर्मन एम्बसीज के ऑफिशियल्स को पास ऑन की थी। इसके बाद एक बहुत ही इनफेमस केस आता है जिसमें इसरो के साइंटिस्ट एस नम्बी नारायण को गलत तरीके से अक्यूज किया गया था फॉर ट्रांसफरिंग रॉकेट एंड क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी टू पाकिस्तान। इस केस के बारे में आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे जो लोग एस नम्बी नारायण को अक्यूज कर रहे थे, उन लोगों ने खुद ही इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के तहत इसरो के क्रायोजेनिक रिसर्च वर्क को कई दशक पीछे धकेल दिया था। रिसेंट केसेस की बात करें तो 2018 में दिल्ली की एक ट्रायल कोर्ट ने फॉर्मर डिप्लोमेट माधुरी गुप्ता को 3 साल की सजा सुनाई थी फॉर पासिंग ऑन सेंसिटिव इंफॉर्मेशन टू आईएसआई। माधुरी गुप्ता इस्लामाबाद में इंडियन हाई कमीशन की एम्प्लॉई थी। तो ये था हमारा एनालिसिस 1 अक्टूबर के डेली लीगल एंड पॉलिटी करंट अफेयर्स का। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और हाँ, प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय हिंद।